हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हैरानी से उस शख्स की पीठ को घूर रही थी जो इस वक्त पापा से बात कर रहा था। जिस तरह हंस हंस कर पापा उससे बात कर रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। तभी पापा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, ये लो अनाया भी आ गई। उनकी बात सुनकर वो शख्स पीछे मुड़ा और मुझे जैसे झटका सा लगा। समर, हे प्रिंसेस, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तुम यहाँ कैसे, क्यों, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उलझते हुए हैरानी जताई। जहाँ तक मुझे याद था, न तो मैं कभी समर को अपने घर लेकर आई थी और न ही मैंने कभी उसे अपना एड्रेस दिया था, तो आखिर वो मेरे घर तक कैसे पहुँचा? समर शरारत से मुस्कुराते हुए, हम कर दिया ना सरप्राइज। एक्चुअली आज म्यूजिक क्लास के बाद जब तुम घर जा रही थी तब मैंने तुम्हारे हाथ में ये इनविटेशन कार्ड देखा था। कहते हुए उसने हवा में कार्ड लहराया। इत्तेफाक से मुझे भी सेम इनविटेशन कार्ड मिला है, सो मैंने सोचा क्यों न तुम्हें साथ लेता चलूं। मैंने ठीक किया ना मिस्टर पारेख? अरे ज़रूर बेटे, ये भी कोई पूछने की बात है। अनाया तुम्हारे साथ ही जाएगी। एक्चुअली मैं खुद नहीं चाहता था वो वहाँ अकेली जाए। अब उसे तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी तो मैं बेफिक्र रहूँगा। मेरी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। पापा ने मुझे समर के साथ जाने दिया। वो समर जो फ्लर्टिंग के साथ हमेशा पेज 3 पर बड़े बड़े और बोल्ड अक्षरों से छपता रहा। समर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए, चले प्रिंसेस। मैंने एक बार पापा की तरफ देखा और उन्होंने अपनी पलकें झुकाकर जैसे सहमति दे दी, मगर साथ ही हाथों के इशारे से ये भी समझा दिया कि अगर समर ने मेरे साथ ज़रा भी बदतमीजी की तो फिर बस उनका हाथ होगा और उसमें कैद समर का गला। मुझे हंसी आ गई। समर ने मेरी तरफ देखा और मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और हम दोनों लिविंग रूम से बाहर निकलकर लॉन में आ गए। वैसे मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? सही तो है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है समर, और ऊपर से इतना क्यूट भी, जिस पर सारी लड़कियां मरती हैं। वो खुद चलकर मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाने आया है। मुझे तो खुश होना चाहिए। पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए मैंने आखिर उसे पूछ ही डाला, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिल गया और मेरे पापा तुम्हें कैसे जानते हैं? समर स्टाइल से बालों में हाथ फेरते हुए, अब तुम अपने सामने खड़े इस बंदे को अंडर एस्टिमेट कर रही हो प्रिंसेस। क्या मतलब? समर, आई थिंक हर म्यूजिक लवर मुझे जानता है आज की डेट में। नहीं, मैंने अपना सर पीट लिया। धत, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, क्या पूछ रही हूँ तुमसे? तुम्हें तो हर कोई जानता है, मगर मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? समर वहीं रुक गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने लाते हुए बोला, समर रिलैक्स प्रिंसेस, एक्चुअली मैं मिस्टर पारेख को पिछले 1 साल से जानता हूँ। वाट? मैं हैरानी से मुंह फाड़े उसे देखती रह गई। मगर मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं था। समर ने मेरे कंधे पकड़ते हुए कहा, वो इसलिए मिस अनाया पारेख क्योंकि मैं हमेशा उनसे बिजनेस टूर्स पर ही मिलता रहता हूँ। लास्ट ईयर उनकी एक बिजनेस टूर थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ मैं भी इनवाइटेड था म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए। उस दिन मैंने पहली बार उनसे बात की थी। उन्हें हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा कि अब उनकी हर बिजनेस पार्टी में हमारी परफॉर्मेंस ज़रूर होती है। ओ आई सी। समर, हम वैसे तुम्हारे पापा हैं बड़े अच्छे। मैंने मन ही मन कहा, वो तुम्हारे लिए तभी तक अच्छे हैं जब तुम मेरे साथ शराफत से पेश आ रहे हो। गलती से भी उन्होंने तुम्हें मुझसे फ्लर्ट करते देख लिया तो फिर तुम उनका अलग ही रूप देखोगे जो तुम्हें डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। अब तक बातें करते हुए हम दोनों समर की कार के पास आ चुके थे। उसने मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोला, मगर तभी अंधेरे को चीरते हुए जैसे एक साया वहां प्रकट हुआ। लाइट काफ़ी कम होने की वजह से उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। वो जो भी था तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। साथ ही किसी अनहोनी की आशंका से मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी और फाइनली अब वो मेरे ठीक सामने खड़े मुझे घूर रहे थे। गुस्सा साफ साफ उनकी आंखों में झलक रहा था। उन्होंने एक नज़र मेरे उस हाथ पर डाली जिसे समर ने पकड़ा हुआ था और बोले, चले मिस पारेख, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैंने उकता कर कहा। अमर, समर को घूरते हुए, मैं आपको लेने आया हूँ मिस पारेख, और ये बात मैंने आपको शाम में ही बता दी थी जब आपसे मेरी बात हुई थी। और हाँ, मैंने मना भी कर दिया था आपको।
शायद आपने मेरे मैसेज पढ़ा नहीं। अमर, मिस पारेख, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आपसे आपकी चॉइस नहीं पूछी थी एंड दैट मीन्स आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल रही हैं। क्या ज़बरदस्ती है यार, ये जल्लाद शायद अपने होश में नहीं है आज। कम से कम समर के सामने तो मेरा हस्बैंड बनने की कोशिश न करे। मैं मन ही मन खींच रही थी, मगर अभी तो ड्रामा शुरू हुआ था। लड़कों के अंदर कितनी ईगो होती है और किसी भी बात को वो कितनी आसानी से अपनी नाक और मूंछों का सवाल बना लेते हैं, ये मुझे आज पता चला। जब दो हैंडसम से लड़के, मुझे मेरे जैसी लड़की को जिसे कोई पूछता तक नहीं था, उसे अपने साथ ले जाने के लिए बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे थे, जैसे मैं कोई खिलौना हूँ और वो उस पर अपना हक जता रहे हों। अमर सर ने जैसे ही आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ना चाहा, समर फौरन बीच में आ गया। उसने मुझे कमर से पकड़कर अपने पीछे कर दिया। अचानक उसका इस तरह छूना मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। समर तीखे स्वर में, वो मेरे साथ आ रही है सर, बेहतर होगा कि आप बीच में न आएं। अमर धमकाने वाले अंदाज में, बीच में तो तुम आने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं। समर अमर के करीब आते हुए, मैं अनाया को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सर ने अब अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर ही मैं सहम गई। साफ दिख रहा था इस वक्त वो बेहद गुस्से में थे। मैंने समर को रोकने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ झटक दिया। समर, तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं, अनाया, गाड़ी में बैठो। अमर दांत पीसते हुए, ओ रियली? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अनाया को इतनी आसानी से यहाँ से ले जाने दूंगा? समर ने इस बार मुझे और मजबूती से पकड़े हुए सर की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं हैरानी से मुंह फाड़े समर को देखती रह गई। ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? इनफैक्ट उसने भी मुझसे कब ऐसा कुछ कहा? न जाने अब ये जल्लाद कैसा सलूक करेगा मेरे साथ। मैंने डरते हुए सर की तरफ देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। पलक झपकते ही वो समर के करीब आए और उसके कॉलर पकड़ते हुए बोले, अमर, दिल तो कर रहा है अभी यहीं तुम्हारे इस हाथ को तोड़कर रख दूं, जिससे तुमने अनाया का हाथ पकड़ रखा है। मगर ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर रहा हूँ। अनाया सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। सो इट्स बेटर फॉर यू टू स्टे अवे फ्रॉम हर। कहते हुए उन्होंने समर के हाथ से मेरा हाथ छुड़ाया और मुझे लगभग घसीटते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था कि मेरा हाथ बिल्कुल शून्य पड़ गया था। मैंने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की, मगर सब नाकाम। मुझे लाकर उन्होंने सीधे ड्राइविंग सीट के बगल में बिठा दिया और फिर खुद दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गए। मेरा हाथ अब तक दर्द हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांककर समर को देखा। उसकी आखिरी लाइन सुनकर समर जैसे शॉक्ड हो गया था। न वो कुछ बोल पाया न कर पाया, बस हैरानी से उनको देखता ही रह गया था। मुझे सच में उसके लिए अफसोस हो रहा था। तभी मुझे सर ने पकड़कर सामने की तरफ घुमा दिया। अमर, कार स्टार्ट करते हुए सीट बेल्ट लगाओ। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था, सो मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने मुझे घूरकर देखा और खुद ही आगे बढ़कर मेरा सीट बेल्ट लगाने लगे। अब तक उनके हाथ गुस्से के कारण स्टीयरिंग पर कैसे हुए थे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मैं गुस्से में उन पर चिल्लाई, क्या था ये सब? मगर वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप ड्राइव करते रहे, जैसे मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो झल्लाते हुए मैंने उनके हाथ पर एक मुक्का जड़ दिया। चोट उनको लगी नहीं, मगर बैक गॉड फाइनली उन्होंने मुझे नोटिस किया। अमर वापस सामने देखते हुए, मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें ही शौक है ना अननोन लोगों के साथ अकेले बाहर घूमने का? समर कोई अननोन नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। मैं भी आज झगड़ने के मूड में ही थी। अमर तंज कसते हुए, सिर्फ फ्रेंड? मगर तुम्हारे उस सो कॉल्ड फ्रेंड ने तो कुछ और ही कहा था। मेरी तरफ देखते हुए, बॉयफ्रेंड है ना वो तुम्हारा? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे वो सब मजबूरी में बोलना पड़ा, क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उसके सामने। अमर, मतलब मैं उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ और नहीं तो क्या? पहले उस दिन से ऑफिस में बुलाकर धमका रहे थे और अब आज यहाँ। आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या करके आए हैं? अभी अभी आप खुद ही हमारे रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस करके आ रहे हैं। वैसे तो खुद मुझे हमेशा समझाते रहते हैं और आज खुद ही। अमर गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए, नेवर माइंड, मुझे किसी की परवाह नहीं है अब। इस बार उसे ऐसी धमकी दूंगा कि कभी गाना गाने के लिए मुंह नहीं खोलेगा। किसी के सामने ये बात बताना तो बहुत दूर की बात है। मैंने गुस्से में उनको घूरा, आपको किसी से प्यार से बात करने नहीं आता है क्या?
आप एक बार उसे प्यार से रिक्वेस्ट करके देखिए। आई एम श्योर वो आपकी हेल्प करेगा। अमर झल्लाकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए, फाइन, मैं ही गलत हूँ। और उसने जो तुम्हारी कमर में हाथ डाला वो क्या था? तुम रोक नहीं सकती थी उसे? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और फिर हवा में कुछ सूंघने की एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे न कुछ जलने की बहुत तेज बदबू आ रही है इधर से। कहते हुए मैंने उनकी तरफ इशारा किया। अमर, जस्ट शट अप, आई एम नॉट जेलस। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? दोबारा अगर वो तुम्हारे पास भी दिखा तो मैं। मुझे अब हंसी आने लगी। मैंने जानबूझकर उनको चिढ़ाते हुए कहा, अगर उसने ऐसा कुछ किया भी तो मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अमर मेरी तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए जोर से, अनाया। कार इस समय कम से कम 90 की स्पीड में चल रही थी। हम हाईवे पर थे और रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी एक ट्रक तेज़ रफ्तार से हमारी ही तरफ बढ़ रहा था। नहीं, मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए घुटनों के बीच सिर छुपा लिया। एक जोरदार क्रैश की आवाज़ आई और कार बुरी तरह हिल गई। कुछ देर बाद जब मेरी धड़कनें थोड़ी सामान्य हुई तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या मैं जिंदा हूँ? अमर सर ने तुरंत मुझे कसकर गले से लगा लिया। मेरी चीख सुनकर उन्होंने फौरन स्टीयरिंग घुमाई और कार लेफ्ट टर्न लेते हुए एक दीवार से बुरी तरह टकराकर सामने डैमेज हो गई थी। शुक्र था एयरबैग्स का, जिनकी वजह से हम दोनों को ही चोट नहीं आई। अभी अभी मौत को इतने करीब से देखा था हमने। मेरे हाथ अब तक कांप रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी अनाया। जब मेरी गलती है। और एक झटके में जैसे मेरी आंखों के आगे मॉम के एक्सीडेंट की सारी तस्वीर उभर कर सामने आ गई। कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना उस दिन भी। फर्क बस इतना रहा होगा कि वो मेरे जितनी लकी नहीं थी। उनकी कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी उस रोड एक्सीडेंट में। शायद इस तरह लापरवाही से ड्राइविंग करना सक्सेना खानदान के खून में ही शामिल है। आज एक बार फिर से मेरे अंदर की नफरत सुलगने लगी। इस छोटे से एक्सीडेंट ने भले ही मुझे कोई नए जख्म न दिए हों, मगर जैसे मेरे पुराने जख्मों को कुरेद कर सीधा रख दिया था। मैंने एक झटके से खुद को उनसे अलग किया और कार से बाहर निकलकर सड़क पर पैदल ही चलने लगी। वैसे भी उनका घर अब बामुश्किल 10 कदम की दूरी पर था। मेरे इस अचानक बदले बिहेवियर से अमर सर अचका गए। वो भी फौरन बाहर आए और मेरे पीछे दौड़े, मगर तब तक मैं घर के अंदर घुस गई। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे बड़े करीने से सजाया गया था। तनु ने मुझे वहां देखा तो दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। तनु, गले लगाते हुए, तुमसे वापस मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। मुझे भी कहकर मैं कोशिश कर थोड़ा सा मुस्कुरा गई। अमर सर मुझे खोजते हुए इसी तरफ आ रहे थे, मगर मैंने उनको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तनु, आ तुम्हें अपनी दोस्तों से मिलवाती हूँ, कहते हुए मेरा हाथ पकड़े हुए वो 4-5 लड़कियों की तरफ बढ़ गई। बताने की ज़रूरत नहीं है कि तनु की फ्रेंड्स न केवल इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर के भी टॉप की मॉडल्स थीं। सब के सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ग्रीक देवियां खुद आसमान से नीचे आ गई हों। सबकी हाइट भी मुझसे कहीं ज़्यादा थी। उनके सामने मैं किसी छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी। मुझे ऐसा फील लगा जैसे हंसों की दुनिया में गलती से कोई अकेले मेढक घुस गया हो। तनु मुझे अपने करीब लाते हुए, एमिली, शनाया, क्रिस्टी, सोनिया, इनसे मिलो, ये अनाया है। एंड गेस व्हाट, राज बहुत जल्दी इससे शादी करने वाला है। यस, ये मेरी होने वाली भाभी हैं। वो लगभग खुशी से उछलती हुई बोली। एमिली, शनाया और क्रिस्टी मुझे देखकर मुस्कुराईं और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। लेकिन सोनिया मुझे बड़े गौर से देख रही थी। सोनिया, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम अनाया पारेख हो ना? अब मैंने भी उसे गौर से देखा। ये तो सोनिया है, वही सोनिया जो कभी जेपी कॉर्पोरेशन के लिए बतौर कैलेंडर गर्ल काम किया करती थी। अपने खर्चे पूरे करने के लिए लड़कों को उंगली पर नचाना जैसे इसका शौक था। मगर हद तो तब हो गई जब इसने पापा पर ट्राई मार दिया। पापा ने इसे दूसरे ही दिन बाहर कर दिया था। सोनिया, आई एम सरप्राइज्ड। राज ने तुम्हारे जैसी लड़की को पसंद कैसे कर लिया? जरा एक बार खुद को देखे तो सही। लड़कियों की जैसे कोई बात तो तुम में है ही नहीं। कहते हुए उसने वाइन का एक सिप लिया और मेरा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसी। तनु गुस्से में, जस्ट शट अप सोनिया। सोनिया लापरवाही से, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं राज को डेट कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ उसकी पसंद कैसी है। आई मीन, देखो खुद को, ना तुम्हारी शक्ल शक्ल अच्छी ना हाइट, बिल्कुल छोटी सी बच्ची जैसी हो तुम। और राज ऐसा लड़का है जिसे पाने की हर लड़की तमन्ना करती है। वो तुमसे क्यों शादी करेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। आई एम श्योर वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा होगा।
अनाया, तनु चिल्लाते हुए। सोनिया, इनफ। एक भी शब्द और कहा तो मैं भूल जाऊंगी तुम यहाँ पर गेस्ट हो। मेरी तरफ मुड़ते हुए, आई एम रियली सॉरी अनाया। मुझे इस वक्त सोनिया पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। हाँ ठीक है, मैं अच्छी नहीं दिखती, लेकिन उसे कोई हक नहीं बनता मेरे लुक्स पर ऐसे कमेंट करने का। तनु मुझे लेकर दूसरी तरफ आई और फिर मुझे पता चला सोनिया जैसी जलन की मारी अनगिनत कन्याएं वहां फुफकारती हुई घूम रही थी, जिनसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मिस्टर राज सक्सेना ने शादी करने का फैसला ले लिया है, वो भी मुझसे, यानी अनाया पारेख से। अनाया, अगर अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना ये चोट खाई नागिनें तुझे कच्चा खा जाएंगी। मैं खुद से ही बुदबुदाई और वहां से खिसकने का बहाना खोजने लगी। तनु, मैं ज़रा बाहर घूमकर आती हूँ। तनु मुस्कुराते हुए, ओके, मगर कोई भी ज़रूरत हो तो सीधे मेरे पास आना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकल गई। अभी मैंने बाहर लॉन में टहलना शुरू ही किया था कि किसी ने मुझे आवाज़ दी। मैंने हैरानी से उस तरफ देखा, कोई दौड़ता हुआ मेरी ही तरफ आ रहा था और फिर वो चारों दौड़ते हुए मेरे सामने आकर हाँफते हुए रुके। राहुल हाँफते हुए देखा। मैंने कहा था ना ये अनाया ही है, मगर तुम लोग ऐसे भागते क्यों आ रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा। अभी हंसते हुए, समर को पता नहीं क्या हुआ है, कब से परेशान सा बस तुम्हें खोज रहा है। तब तक समर भी वहां आ गया था। राहुल, बाय द वे अनाया, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। समर की पीठ पर एक थौल जमाते हुए, तो इसलिए इतना बेचैन हो रहा था ये तुमसे मिलने को। मैं उनको क्या बताती कुछ देर पहले क्या हुआ था। सर मेरे सामने खड़ा परेशानी से मुझे देखता रहा। समर, तुम ठीक तो हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। अभी वैसे अनाया, अभी 10 मिनट के अंदर हमारी परफॉर्मेंस है। चाहो तो हमें स्टेज पर ज्वाइन कर सकती हो। तुम क्या चाहते हो, पब्लिक तुम पर अंडे और टमाटर फेंके? मैंने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। राहुल हंसते हुए, इतना बुरा भी नहीं गाती हो। मैंने सुना था तुम्हें म्यूजिक क्लासेस में गाते हुए। हम, मगर तुम्हें तुम लोगों की तरह हजारों लोगों के सामने स्टेज पर गाने का ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है। राहुल और अभी एक साथ मेरे कंधे थपथपाते हुए, ओके ओके, पर ज़रा ज़ोर से चीयर करना हमारे लिए। मैं कितना भी चिल्ला लूँ तुम्हारे इस पागल फैंस के पीछे ही रहूँगी। मैंने मुंह बनाते हुए एक तरफ इशारा किया। 5-6 लड़कियां इधर ही बढ़ी आ रही थी। ये देखकर करण, अभी और राहुल वहां से सिर पर पैर रखकर स्टेज की तरफ भागे। मुझे हंसी आ गई। तुम्हें नहीं जाना? मैंने समर से पूछा। समर, वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ। तनु, हे अनाया। तभी वहां एक तेज आवाज गूंजी जिसने हम सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। करण, हे एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है आज हम यहाँ किसी खास के वेलकम के लिए आए हैं, and we are here to make your each and every moment special. This song is dedicated to the prettiest girl, Miss तनुजा सक्सेना। चारों तरफ से तालियों का शोर उठने लगा और फिर करण ने गाना शुरू किया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं हैरानी से आंखें फाड़े देख रही थी। क्या ये वही करण है जो हमेशा चुप चुप सा रहता है? मगर क्या कमाल का गाना चूज किया था उसने, परफेक्ट फॉर तनुजा। मगर अगले पल जो हुआ उसकी मुझे क्या किसी को उम्मीद नहीं थी। तनु ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास पूरी ताकत के साथ स्टेज की तरफ दे मारा। अच्छी बात ये रही कि कांच के वो ग्लास टूटकर किसी को लगा नहीं। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। तनु गुस्से में दांत पीसते हुए धीरे से, धोखेबाज। उधर स्टेज पर करण बिल्कुल शांत सा हो गया था। उसके चेहरे पर दर्द के भाव आ गए थे, मानो ग्लास नहीं उसका दिल तोड़कर रख दिया हो किसी ने। समर, शिट अनाया, आई हैव टू गो, बाद में बात करता हूँ, कहते हुए वो तेजी से बैक स्टेज चला गया। मेरे समझ में ही नहीं आया अभी अभी क्या हुआ था। तनु गुस्से में वहां से निकलकर बार की तरफ बढ़ गई। मैं हैरान परेशान से अकेली वहां खड़ी रह गई और फिर स्टेज पर बचना ए हसीनो लो में आ गया। सॉन्ग के साथ समर की एंट्री हुई। लड़कियां तो जैसे पागल ही हो गईं। वापस से पार्टी में जान आ गई। जैसे ही वो स्टेज से एक भी कदम नीचे रखते, वो सब अपनी आदत के अनुसार उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती। मैंने थोड़ी देर तक एंजॉय किया, फिर घड़ी पर नज़र डाली तो वहाँ 9:30 बज रही थी। अब ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना सही नहीं होगा, ये सोचकर मैंने घर जाने का सोचा। मगर फिर मुझे याद आया, मुझे तो वो जल्लाद यहाँ उठा लाया था। मैं तो अपनी गाड़ी लाई ही नहीं, तो अब वापस कैसे जाऊँ?
तभी मुझे वहाँ मिसेस सक्सेना दिखी। मैंने उनसे नमस्ते कहा और अमर सर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया उनसे मिलने कोई आया हुआ है, सो वो अपने रूम में है। उन्होंने रास्ता बता दिया और मैं उनको थैंक यू बोलकर सक्सेना मेंशन के अंदर चली गई। घर क्या राजमहल लग रहा था। ये सफ़ेद रंग के पत्थरों से बना ये पूरा घर पारेख मेंशन से कम 4 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। मैंने बहुत कोशिश की, मगर जैसा कि हमेशा मेरे साथ होता है, मैं फिर से रास्ता भटक गई। मैं इधर उधर के कमरों में झांकती चल रही थी कि शायद कोई दिख जाए, मगर पार्टी होने की वजह से शायद सब लोग, यहाँ तक कि सारे सर्वेंट्स भी बाहर ही थे। इसी तरह चलते चलते अचानक मुझे कुछ आवाज़ें महसूस हुई। ओह राज, मैं बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अमर झुंझलाते हुए, किस लिए आई हो अब यहाँ? आवाज़ मेरे बाईं तरफ के कमरे से आ रही थी। मैंने फौरन दरवाज़ा झांका और सामने का नज़ारा देखकर मेरा मुंह इतना लटक गया कि शायद ज़मीन से कुछ ही इंच ऊपर रह गया हो। मैं फटी फटी आंखों से वही खड़ी अमर सर को देख रही थी। उनके साथ लगभग चिपक कर इस वक्त एक लड़की खड़ी थी। वो और कोई नहीं, सिमरन थी। आपको पता है, मैंने अब तक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं देखी, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि ये अब तक की सबसे रोमांटिक मूवी है। इसलिए मैं हमेशा से चाहती थी कि ये मूवी मैं अपने हस्बैंड के साथ ही पहली बार देखूंगी। मगर आज कायनात ने ऐसा कमाल करिश्मा किया था कि ये मूवी मेरी आंखों के सामने लाइव चल रही थी। तो फाइनली आज 2 लोगों का उनका प्यार मिल गया था। एक तो मेरे रोमियो को उनकी जूलियट मिल गई थी और अब राज को उसकी सिमरन मिल गई थी। सबसे बड़ी बात, कायनात ने सबके मिलन का गवाह मुझे ही बनाया था। कोई बात नहीं अनाया, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कहते हुए मैंने खुद को तसल्ली दी और वापस मुड़ गई। अचानक मुझे झटका सा लगा। मेरी आंखों के आगे वो वाकया घूम गया जब मैंने तनु को अमर सर की गर्लफ्रेंड समझ लिया था। कहीं सिमरन भी अमर सर की कोई कज़न तो नहीं है और मैं फिर से ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैं फ़ौरन पलटी और अगले ही पल ये वहम भी दूर हो गया। सिमरन ने बिना किसी हिचक के अमर सर का कॉलर पकड़कर उन्हें अपने करीब खींच लिया। प्यार के इन दोनों पंछियों को चोंच बस लड़ने ही वाले थे कि अमर सर की नज़र मुझ पर पड़ गई और मैंने फ़ौरन अपनी नज़रें फेर ली। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी और इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। मैं लगभग दौड़ती हुई वहाँ से बाहर आ गई और सीधे तनु से टकरा गई। तनु हैरानी से, अरे अनाया, ऐसे क्यों भाग रही हो? मुझे घर जाना है तनु। मगर अचानक क्या हो गया? प्लीज़ तनु, बस मुझे अभी के अभी घर जाना है। तनु, ओके ओके, काम डाउन, मैं अभी रात से कहती हूँ। नहीं, उनसे नहीं, किसी ड्राइवर को मेरे साथ भेज दो प्लीज़। तनु, मगर मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ कैसे भेज दूँ? तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अकेली चली जाऊंगी, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। तनु, ओके रुको, मैं ड्राइवर को बुला रही हूँ, तनु ने हथियार डालते हुए कहा और फ़ोन कर ड्राइवर को बुलाया। गाड़ी में बैठे हुए खिड़की से बाहर में आसमान को घूरे जा रही थी। डेफिनेटली आज मेरे ग्रह नक्षत्र सही नहीं लग रहे थे। तभी सुबह से एक के बाद एक बस बम फूटते जा रहे थे मेरे सामने। आज तो मैं पापा से बात करके ये सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। दुनिया में और कोई इंसान नहीं मिला था उनको अपना दामाद बनाने के लिए। घर में घुसते ही मैंने अपने कुक से पूछा, पापा घर पर हैं? जी, वो अपने कमरे में ही हैं। मैं फ़ौरन उनके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने उनको आवाज़ लगाई, मगर वो कमरे में नहीं थे। बाथरूम से शावर की आवाज़ आ रही थी। मैं वहीं बेड पर बैठ गई। सामने टेबल पर उनकी और मॉम की तस्वीर रखी थी, जिसमें पापा झूले पर बैठे थे और मॉम ने पीछे से उनके गले में हाथ डाल रखा था। ये तस्वीर उनके स्कूल टाइम की रही होगी, क्योंकि दोनों ही इसमें क्यूट लग रहे थे, टीनएजर दिख रहे थे। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा प्यार नसीब होता है जो बचपन से लेकर शादी तक के सफ़र को तय कर पाता है, और इन दोनों का प्यार कुछ ऐसा ही था। जाहिर है पापा उनसे बेहद प्यार करते थे। फिर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि उनको उस फैमिली में मेरी सगाई करनी पड़ी, जो उन्हें उनके प्यार से अलग करवाने का जिम्मेदार था। आज मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए थे। मैं बेसब्री से उनके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक मुझे जैसे झटका लगा। मुझे यहाँ कमरे में आए 20 मिनट हो चुके थे और अब तक पापा बाहर नहीं आए थे। वो तो इतनी देर तक कभी शावर नहीं लेते। मैं फ़ौरन बाथरूम के दरवाजे के पास पहुँची। पापा आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आया। इस बार मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। पापा आप ठीक तो हैं? ओपन द डोर प्लीज़। मगर अब भी कोई जवाब नहीं आया। पानी गिरने की आवाज़ अब भी वैसे ही लगातार आ रही थी। मेरा दिल बैठने लगा। मैं बेतहाशा रोते हुए दरवाज़ा पीटने लगी। पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। शोर सुनकर सारे सर्वेंट्स भागते हुए ऊपर के कमरे में आ गए। उनकी मदद से हमने दरवाज़ा तोड़ डाला और फिर अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए।
कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी लाइक करें।